कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वंदना दृष्टि और नील और तान्या के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दृष्टि के गुस्से को देखकर सहम गई। उसे चुप होते देख दृष्टि ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। मैम, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैंने देखा है कि आप नील सर से बेहद प्यार करती हैं। आपका प्यार आपकी आंखों में भी दिखाई देता है, लेकिन मैं जब भी नील सर को देखती हूँ मुझे महसूस होता है कि वो आपसे नहीं किसी और से प्यार करते हैं। आप हमेशा उनकी हर एक बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन नील सर कभी भी आपको टाइम नहीं देते। उन्होंने आज तक मुझसे कभी भी आपकी तबीयत का भी नहीं पूछा, हमेशा आपसे दूर ही रहते हैं। और मैंने कई बार उन्हें तान्या मैम के साथ देखा है। मैं जानती हूँ साथ देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखा है, मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। जब भी आप अपने रूम में होती हैं तो वो आपको छोड़कर तान्या मैम के रूम में चले जाते थे। एक दो बार तो मैंने घर से बाहर भी उन्हें काफ़ी करीब होते देखा है। मैं जानती हूँ मुझे आपसे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, पर जब भी मैं नील सर के लिए आपका निश्चल प्रेम देखती हूँ, मुझे उन दोनों का एक दूसरे के साथ होना याद आ जाता है। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई आपको ये सब बताने से। उसने दृष्टि की हालत देख आग में घी डालने के हिसाब से कहा। दृष्टि चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसने एक बार भी नज़रें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। गेट आउट, उसने एकदम से चिल्लाते हुए कहा। उसका चिल्लाना इतना ज़्यादा भयंकर था कि वंदना भी काँप गई। आपको बुरा लग रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको सच बताना मेरा काम है। बेशक यहाँ पर सिर्फ आपकी नर्स के हिसाब से हूँ, लेकिन फिर भी आपकी नौकर हूँ और मालिकों के प्रति वफादार रहना हर नौकर का काम होता है। वंदना ने उसे मीठे लेप लगाते हुए कहा। मैंने कहा ना, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। अब दृष्टि ने खड़े होकर उसे घूरते हुए कहा। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका काम हुआ भी या नहीं। उसे किसी भी हालत में दृष्टि के दिल की बात जाननी थी। दृष्टि ने वंदना का हाथ पकड़ा और उसे जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। वंदना सीधा जाकर दरवाजे पर लगी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। दृष्टि अपनी जगह पर खड़ी सोचों में गुम थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था, लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वंदना अभी एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी हिल गई। सांसें जैसे आना ही भूल गई हों। कानों में दृष्टि की इतनी भयंकर चीख सुनाई दी कि उसके कान ही सुन्न पड़ गए। उसने मुड़कर देखा तो दृष्टि जमीन पर बैठी रो रही थी और साथ ही साथ पर्स को पीटे जा रही थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं नील? कैसे मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो आपने मुझे इतना बड़ा दर्द दिया? बिना चोट दिए भी आपने मुझे पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी रूह को भी दगा दे दिया, जो सिर्फ आपकी थी। मेरी सच्ची मोहब्बत को झूठा बना दिया आपने। मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा छलावा किया आपने। लेकिन क्यों? मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं था, ये मोहब्बत भी नहीं मांगी थी। आप खुद मेरी ज़िंदगी में आए, खुद मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपनी किस्मत पर भी शक करने लगी। लेकिन मैं सही थी, मेरी किस्मत में खुशियाँ तो हो ही नहीं सकती थी। वो ज़मीन पर बैठे रोए जा रही थी, आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। रो रो कर नाक लाल हो गया था और सांसें चोक होने लगी थी। बेहद मोहब्बत करने के बाद विश्वासघात भी आपने पूरी शिद्दत के साथ किया है नील। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में कभी कोई और आएगा। मेरे जाने के बाद तो छोड़िए, आपने तो मेरे होते हुए ही मेरी जगह किसी और को दे दी। लेकिन जब जगह किसी और को दे ही दी तो फिर ये शादी की रस्मों का ढोंग क्यों? क्यों मेरे दिल के साथ अभी भी खेल खेलने में लगे हैं आप? तभी उसके कानों में उसे मिले लेटर में लिखी बातें गूंजने लगी। नील कभी भी एक पागल से शादी नहीं करना चाहेगा। वो एक ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हों। वो सिर्फ मजबूरन तुमसे शादी कर रहा है, लेकिन शादी से पहले भी वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने वाला है। वो तुमसे नहीं बल्कि तान्या से प्यार करता है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं।
दृष्टि का सिर एकदम फटने को हो रहा था। वो जोर जोर से फर्श पर मुक्के मारे जा रही थी। वो ज़मीन पर अपने हाथ इतनी तेज़ी से मार रही थी कि उसके हाथ भी जख्मी होने लगे थे। जिन हाथों में मेहंदी रची हुई थी अब वो खून से लाल होने लगे थे। हमारे रिश्ते का जो खूबसूरत पौधा हमने अपनी मोहब्बत से लगाया था, अपने एहसासों से सींचा था, आपने एक पल में उसे उखाड़ कर फेंक दिया। आपके वो सारे वादे किसी पेड़ के पत्ते की तरह झड़ गए। कितने ही ख्वाब सजाए थे और एक ही पल में आपने उन ख्वाबों के महल को चकनाचूर कर दिया। बड़ी ही कमाल की मोहब्बत थी आपकी, लेकिन बेवफाई तो उससे भी बाकमाल निकली। सही कहा आपने, पागल हूँ मैं, लेकिन पागल भी तो आपके लिए ही थी ना। मेरे एक मामूली सिर दर्द पर आप बेचैन हो उठते थे और अब मैं ही आपको सिर दर्द लगने लगी हूँ। कहते हुए वो हंसने लगी। वंदना दरवाजे पर खड़ी उसकी बात सुन रही थी। उसकी बात सुन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। आपकी मोहब्बत कमज़ोर हो सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं। आपकी दी मोहब्बत मेरे लिए भगवान के चरणों की अमृत जैसी थी, तो आपका दिया अब हर जख्म भी मेरे आँखों पर। मैंने आपसे कहा था कि मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन आपसे बिछड़ने से डरती हूँ। लेकिन अब आपने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं ना, तो यही सही। लेकिन आप मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, बल्कि मैं खुद आपको छोड़कर जाऊंगी। और अगर आप पूरी दुनिया में भी ढूंढ लेंगे तो भी मैं कभी आपके पास वापस नहीं आऊँगी। शुक्रिया मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए, शुक्रिया मेरी रूह में समाने के लिए, और अब शुक्रिया मेरी रूह को छलनी करने के लिए। आज से आज़ाद हो आप मेरी मोहब्बत की कैद से, लेकिन जाते जाते भी आपके लिए यही दुआ करूँगी कि आपको दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिले। हमारी मोहब्बत तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आपको आपकी मोहब्बत ज़रूर मिले। उसने एक ठंडी आँख भरते हुए कहा। वंदना अभी भी वहीं खड़ी थी। वो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी और अब बेताब थी जाकर अपने बॉस को सब बताने के लिए। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, दृष्टि ने उसे रोका। वो पीछे मुड़ी। दृष्टि उसे ही देख रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जो कीमत मांगोगी मिल जाएगी। दृष्टि ने उसे देखते हुए सीधे सपाट लहजे में कहा। पर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैम? वंदना ने उसे देखते हुए पूछा। कल मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जाना है, जिसका सारा इंतज़ाम तुम्हें करना होगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रहे किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दृष्टि ने एकदम गंभीर होते हुए कहा। वंदना की ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी बम्पर लॉटरी निकल गई हो। कहाँ अभी तो वो ये सोच ही रही थी कि वो अपनी अगली चाल कैसे चले, और कहाँ खुद दृष्टि ही आगे बढ़कर उसके जाल में फंस गई। वो फूली नहीं समा रही थी, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को नॉर्मल किया और सिर झुकाते हुए बोली, जैसा आप कहें। जाओ जाकर तैयारी करो, दृष्टि ने उसे देखते हुए कहा और खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती वंदना मुड़ी और चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लिए कमरे से बाहर चली गई। जो खेल तुमने शुरू किया था अब उसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है, दृष्टि ने कहा और शावर के नीचे खड़ी होकर भीगने लगी। पूरी रात सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दृष्टि के अंदर एक शोर मचा हुआ था। शोर में सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी, जो उसे उसकी मोहब्बत में मिले दर्द की वजह से नसीब हुई थी। पूरी रात दृष्टि जागती रही और उस दर्द को अपने दिल पर झेलती रही। वंदना भी उसके साथ उसके कमरे में ही थी। वंदना ने उसे यहाँ से लेकर जाने का सारा इंतज़ाम कर लिया था और दृष्टि को बता भी दिया था। दृष्टि ने हामी भर दी थी और सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल जाने वाले थे। उसे दवाइयों की डोज पूरी दे देना, ताकि जब तक हमारा सारा काम सिमट ना जाए उसे होश नहीं आना चाहिए। वो बस एक कठपुतली की तरह वही करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। वंदना के फ़ोन पर किसी का मैसेज फ्लैश हुआ। वंदना ने मुस्कुराते हुए वो मैसेज पढ़ा और रिप्लाई देने के लिए फ़ोन पर मैसेज टाइप करने लगी। अब तो अगर उसे दवाइयाँ ना भी दी जाए तो भी वो वही करेगी जो मैं उससे करने के लिए कहूँगी। वंदना अपना हर काम पूरी शिद्दत से करती है, लेकिन फिर भी आपके कहने से मैं उसे सारी दवाइयाँ अच्छे से दे दूँगी। मैसेज टाइप कर उसने सेंड बटन दबा दिया और एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और सोफे से उठकर दृष्टि को उठाने बेड की तरफ चली गई।
उसने देखा तो दृष्टि की आंखें खुली थी और उनमें से बह रहे आंसू बता रहे थे कि वो पूरी रात शायद यूं ही रोती रही। उसका उतरा हुआ चेहरा वंदना को ठंडक पहुंचा रहा था। उसने दृष्टि को हाथ लगाया तो दृष्टि ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखों को साफ करती हुई बेड से उठ गई। आपने दवाइयाँ ले ली है, लेकिन दवाइयाँ लेने से पहले आपको कुछ खाना होगा। मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ खाने का ले आती हूँ। वंदना ने सिर झुकाकर दृष्टि को कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो दवाई देनी है दे दो और हमारे जाने की तैयारी करो। मैं अब इस ड्रामे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब लोग उठ चुके होंगे और शादी की तैयारियों में लगे होंगे। दृष्टि ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा। कुछ समय बाद ही शादी का मुहूर्त था, जिसके लिए उसे एक बार और सजना संवरना नहीं चाहती थी। वो एक बार और उसके नाम के श्रृंगार को खुद पर ओढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। जैसा आप कहें, वंदना ने कहा और उसे ड्रॉर में लाकर दवाइयाँ दे दी। दृष्टि ने चुपचाप वो दवाइयाँ खा ली और अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। उसे दवाइयाँ लेते देख वंदना की आंखों में चमक आ गई। अब उसे बस आगे का काम करना था। जब तक दृष्टि नहाकर वॉशरूम से बाहर आई, उस पर दवाइयों का असर हो चुका था। वो अपने सिर को पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। वंदना ने उसे जाकर सहारा दिया और बेड पर बिठा दिया। नील अपने रूम में था जब उसकी आंख खुले। पिछली रात क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ याद भी नहीं था। उसका सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा था। उसने एक नौकर से नींबू पानी मंगवाया और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से आकर उसने वो नींबू पानी पिया और साथ ही सिर दर्द की दवाई भी ली। वो दृष्टि को कॉल करने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आदि उसके कमरे में आ गया। अरे यार, मॉम का भी कुछ समझ नहीं आता, इतनी सुबह सुबह शादी का मुहूर्त कौन रखवाता है यार। मेरी तो आंखें भी ठीक से नहीं खुल पा रही थी। उसने नील के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुझे नींद आ रही है तो तू सो जा। शादी का क्या है, वो तो कभी भी हो जाएगी। कहते हुए नील ने उसके सिर के नीचे से अपना कंधा हटा लिया तो आदि धड़ाम से नीचे गिर गया। अरे यार, पागल हो गया है क्या तू? अभी मेरे को चोट लग जाती तो शादी होने से पहले ही मैं पागल हो जाती। मेरी होने वाली बीबी मुझे पागल बोलकर छोड़कर चली जाती, उसने खींचते हुए कहा। नील ने मुड़कर उसे मुस्कुरा कर देखा और बोला, अगर ऐसा होता तो तू बच जाता, क्योंकि वो प्यार किस लायक का जो आपकी एक कमी की वजह से आपको छोड़कर चला जाए। ऐसे प्यार से तो नफरत अच्छी होती है, कम से कम जीने की वजह तो नहीं छीनती। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नैना मुझसे बहुत प्यार करती है और प्यार के मामले में तो हम दोनों ही बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि दृष्टि भाभी का तेरे लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने तो तेरे लिए अपनी जान देने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। आदि ने उसके कंधे पर अपनी बाह लपेटते हुए कहा। यह एहसान तो उसका मैं मरकर भी नहीं चुका सकता। अगर आज मेरी सांसें चल रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में वो मेरी मोहब्बत बनकर आई। अरे बस बस, तुम दोनों को अपनी अपनी वाली के बारे में जितना तारीफ़ करनी है सुहाग रात पर उनके सामने बैठकर कर लेना। फ़िलहाल तुम दोनों को जल्दी से तैयार होना है और तुम दोनों की सारी जिम्मेदारी रंजना आंटी ने मुझे सौंपी है, उनके एक दोस्त सुरेश ने अंदर आते हुए कहा। मोम को भी तेरे अलावा और कोई नहीं दिखा जो तुझ लंगूर को हम दोनों के साथ चेप दिया, आदि ने मुंह बनाते हुए कहा। बातें बाद में करना, पहले तैयार हो जाओ, क्योंकि शादी के मुहूर्त में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। उससे पहले तुम दोनों की कई रस्में भी होनी है, इसलिए जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर शादी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, सुरेश ने हंसते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, ये शादी तो होकर ही रहेगी, नील ने गंभीर होते हुए उससे कहा और चुपचाप नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। इसे क्या हुआ? उन दोनों ने उसे जाते देखते हुए कहा। नील तो चला गया था, लेकिन आदि और सुरेश की बहस अब भी जारी थी। रंजना जी दृष्टि के लिए शादी का जोड़ा लेकर दृष्टि के कमरे की तरफ जा रही थी। वंदना ने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा तो बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया और उनसे वो थाल लेते हुए बोली, ये आप मुझे दे दीजिए, आपको और भी बहुत से काम होंगे, आप उन कामों को देख लीजिए। दृष्टि मैम को मैं रेडी कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद उसे ये सब सामान दूंगी, रंजना जी ने उससे सारा सामान वापस लेते हुए कहा। मुझे उससे बात भी करनी है इस वक्त, ना जाने मेरी बच्ची कैसा महसूस कर रही होगी।
उसे बेचैनी भी महसूस हो रही होगी, जो अमूमन शादी के दिन सभी लड़कियों को होती है। इसलिए उसे मुझसे बात करके थोड़ा अच्छा लगेगा और उसकी वो बेचैनी भी कम हो जाएगी, रंजना जी ने कहा और दृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ गई। वंदना किसी भी हालत में उन्हें दृष्टि से मिलने नहीं दे सकती थी, क्योंकि दृष्टि को इस वक्त दवाइयों की बहुत ज़्यादा हाई डोज दी गई थी। अगर कोई भी उससे कुछ भी बात करने को कहता तो वो चुपचाप वही करती, और अगर रंजना जी उसे तैयार होने के लिए कहती तो वो चुपचाप तैयार होकर शादी के मंडप तक भी पहुंच जाती। वंदना को किसी भी तरह दृष्टि को किसी से भी मिलने से रोकना था। मुझे कैसे न कैसे इस बुढ़िया को दृष्टि के कमरे में जाने से रोकना ही होगा, वंदना ने मन ही मन कहा, और जल्दी से जाकर एक पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर रंजना जी से टकरा गई। सारा पानी उनके कपड़ों पर गिर गया, लेकिन दृष्टि का दुल्हन का जोड़ा बच गया। रंजना जी ने अपने कपड़ों को देखा, जो लगभग सारे भीग चुके थे। अरे ये क्या किया तुमने? अब मुझे पहले अपने कपड़े बदलने होंगे, ऐसे तो मैं दृष्टि तैयार होने में लेट हो जाएगी। एक काम करो, तुम ही ये सामान उसे दे दो, मैं थोड़ी देर में उसके पास आती हूँ और फिर उससे बात करती हूँ, रंजना जी ने सारा सामान वंदना को थमाते हुए कहा। वंदना ने मासूम सा चेहरा बंद कर उन्हें सॉरी बोला, तो रंजना जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, कई बार हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बस जल्दी ही चेंज करके आती हूँ। इतने में तुम दृष्टि को तैयार कर दो। जा बुढ़िया जा, जब तक तो तू वापस आएगी तब तक मैं उस चिड़िया को यहाँ से उड़ा भी दूंगी। वंदना ने रंजना जी को जाते देख मन ही मन कहा, और वो सारा सामान लेकर दृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ गई। बस जल्दी ही गाड़ी आने वाली है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, वंदना ने सारा सामान टेबल पर रखते हुए कहा। दृष्टि अपनी जगह से उठी और उस सामान के पास आकर उस पर हाथ फेरने लगी। उसका सिर चकराने लगा था। वो लड़खड़ाकर गिरती उससे पहले ही वंदना ने उसे संभाल लिया और वापस बेड पर बिठा दिया। ऐ पागल लड़की, चुपचाप यहाँ पर बैठी रह, अगर तुझे जरा सी भी खरोच आई तो मेरा बास मेरा गला काट देगा, वंदना ने खींचते हुए दृष्टि से कहा। वो उसे बार बार संभाल कर थक चुकी थी। दृष्टि ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो। वंदना ने टेबल पर से एक पेन और पेपर उठाया और दृष्टि की तरफ बढ़ा दिया और बोली, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप यहाँ पर लिख दो। दृष्टि ने फिर से उसे देखा और वो पेन और पेपर लेकर उस पर जो जो वंदना बोलती गई चुपचाप लिखने लगी। थोड़ी ही देर बाद वंदना ने उससे वो पेपर लिया और उसे पढ़कर मुस्कुराने लगी। तुम यहीं पर रुको और चुपचाप दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाओ, जब तक मैं नहीं कहूँ दरवाज़ा मत खोलना, वंदना ने उससे कहा और वो पेपर लेकर कमरे से बाहर चली गई। तान्या अपने कमरे में बैठी बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रही थी। किसी ने उसका दरवाज़ा नॉक किया तो उसने झट से जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वंदना खड़ी थी। तान्या ने उसे हाथ पकड़कर अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, जल्दी बताओ, काम हुआ या नहीं हुआ? दृष्टि ने वो लेटर लिखा या नहीं? वंदना उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराने लगी। वो गुस्से से अपने बेड पर बैठी लाल हुए जा रही थी। तभी उसके चेहरे के आगे एक पन्ना फड़फड़ाने लगा। उसने जल्दी से वो कागज़ अपने हाथों में लिया और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उस कागज़ को पढ़ रही थी, उसकी आंखों में चमक आने लगी थी। वो पूरा लेटर पढ़ने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने अपने बैग में से नोटों की 4-5 गड्डियाँ निकाली और वंदना के हाथों में थमा दी और बोली, तुम नहीं जानती तुमने आज मुझे कितना सुकून दिया है, मेरे जलते दिल को ठंडक पहुंची है। बहुत गुरूर था ना उसे अपनी मोहब्बत पर, वो सारा का सारा गुरूर चकनाचूर होगा और उसे चकनाचूर करूंगी मैं अपने पैरों से। तान्या ने अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहा और फिर से जोर जोर से हंसने लगी। इस बार उसकी हंसी के साथ वंदना की हंसी भी गूंज रही थी। वो लेटर तान्या को थमा कर वंदना वापस दृष्टि के पास चली गई। चाहे इस वक्त दृष्टि पर दवाइयों का असर था, जिसकी वजह से वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी, लेकिन वंदना नहीं चाहती थी कि उसे किसी भी प्रकार का शक हो। इस वक्त उनका सारा प्लान बिल्कुल ठीक दशा में जा रहा था। अगर इस वक्त उससे छोटी सी भी गलती होती तो उनका सारा बना बनाया प्लान चौपट हो सकता था, और अगर उसकी वजह से कुछ होता तो उसका बॉस उसे जान से मार देता। जैसे ही वंदना दृष्टि के कमरे में वापस आई, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
रंजना जी दृष्टि के पास ही खड़ी थी और दृष्टि ने इस वक्त अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। वंदना को इस वक्त रंजना जी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त उसका गला दबाकर जान से मार दे। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्से से चमक रही थी। उसने जल्द ही खुद को नॉर्मल किया और उन दोनों के पास आ गई। अरे मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? रंजना जी दृष्टि को आईने में देखते हुए पूछ रही थी। जब से आई हूँ तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो, उन्होंने फिर से कहा। दृष्टि उनको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप बैठी खुद को आईने में देखे जा रही थी। अगर नील से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है तो बेटा बस इतना ही कहूँगी कि थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर पति पत्नी में होता रहता है, लेकिन ये रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि बेचारों का हल्का सा मतभेद आने पर टूट जाए। तुम्हारा ये सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है। अभी तो इस सफ़र में और बहुत से पड़ाव आएंगे जिन्हें तुम दोनों को साथ मिलकर पार करना है, उन्होंने दृष्टि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। एक माँ अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रही थी, लेकिन वंदना उनका भाषण सुनकर बोर हुए जा रही थी। उसे किसी भी तरह रंजना जी को उस कमरे से बाहर निकालना था, क्योंकि अगर दृष्टि उनकी एक बात भी मान लेती तो उसके लिए मुश्किल हो सकती थी। और इस वक्त दृष्टि की हालत ऐसी थी कि उसको जो करने को कहा जाएगा वो वही करेगी। अच्छा देखो, मुझे ना बहुत से काम है, इसलिए मैं शायद ही अब यहाँ वापस आ पाऊँ, तो तुम दृष्टि को अच्छे से तैयार कर देना और जब मुहूर्त हो जाए तो इसे नीचे गार्डन में बने मंडप में ले आना, उन्होंने वंदना को देखते हुए कहा। रंजना जी ने एक नज़र प्यार से दृष्टि को देखा और उसके गाल पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने झुककर उसका माथा हल्के से चूम लिया। कर ले बुढ़िया, जो तेरे दिल में आए कर ले, जितना प्यार तुझे इस पर लुटाना है लुटा ले, क्योंकि उसके बाद तो ये मौका तुझे शायद ही कभी मिले। वैसे भी अब तो ये किसी और की होने वाली है, अब तो इस पर सिर्फ उसी का हक होगा। वैसे भी जितना मैंने अपने बॉस की दीवानगी के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि वो एक पल भी इसे छोड़ेगा, बस ताउम्र इस पर अपना प्यार ही लुटाता रहेगा। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ दृष्टि और रंजना जी को देखते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त शैतान की तरह चमक रही थी। रंजना जी वहां से चली गई तो वंदना दृष्टि के सामने आई और बोली, अब जल्दी से इस जोड़े को उतार और मेरे साथ चल, नीचे गाड़ी किसी भी वक्त आने वाली होगी। अभी वो दृष्टि से बात कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। ठीक 5 मिनट बाद तुम दृष्टि को लेकर वहाँ उस कमरे से निकल जाना और ध्यान रहे तुम खिड़की के रास्ते से जाना है और नीचे खड़ी ब्लैक गाड़ी में दृष्टि को बिठा देना। तुम खुद उतनी देर तक यहीं रहोगी जब तक तुम्हें फ़ोन या मैसेज ना किया जाए, किसी ने उसे फ़ोन पर कहा। लेकिन वंदना ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आगे से एक रौबदार आवाज़ आई, तुम्हें जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करो, भूलो मत कि तुम्हें कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है। ठीक है, मैं अगले 5 मिनटों में दृष्टि को लेकर नीचे आ जाऊंगी और उसे उस गाड़ी में बिठा भी दूंगी, वंदना ने कहा और आगे से उस शख्स ने फ़ोन काट दिया। नील के हाथों में इस वक्त वो लेटर था जो वंदना ने दृष्टि से लिखवाया था, जिसे पढ़ने के बाद नील का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। इस वक्त उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है। मिस्टर नील मल्होत्रा, मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि हमेशा से ही मेरे दिल में कोई और था। मैंने हमेशा से ही किसी और को चाहा था, लेकिन आपने जिस तरह मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मुझे मजबूरन अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मैं आपके साथ खुश बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे आपसे कभी प्यार नहीं होगा। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी उसे भुला ही नहीं पाई। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जान गई हूँ कि अगर मुझ पर किसी का हक है तो सिर्फ़ और सिर्फ वीर सूर्यवंशी का है, और मैं ये हक आपको नहीं दे सकती। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपसे ये सच छिपाने के लिए मैं मजबूर थी। नील ने वो लेटर अपने हाथ में लिया और उसे बुरी तरह से मरोड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके चेहरे की नसें तक उभर आई थी। सही कहा था वंदना ने। अगर इसमें दृष्टि ने मुझे और नील को लेकर कुछ लिखा होता तो नील को मुझ पर ही शक होता, लेकिन अब जो दृष्टि ने लिखा है उसे पढ़ने के बाद तो नील को सिर्फ और सिर्फ दृष्टि पर ही गुस्सा आएगा, उससे ही नफरत होगी।
और इस नफरत का फ़ायदा उठाऊंगी मैं। तान्या ने गुस्से से कांपते नील को देख मन ही मन कहा, अब तुम क्या करोगे नील? दृष्टि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तुम्हें छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि सबके सामने तुम्हें बीच मंडप में छोड़कर जाने से तुम्हारे नाम, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी इज्जत पर कितना बड़ा दाग लगेगा? क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि नील मल्होत्रा की होने वाली बीबी उसे शादी वाले दिन छोड़कर किसी और के साथ भाग गई? तान्या ने आग में घी डालते हुए कहा। उसने अपना हाथ नील के कंधे पर रख दिया था। नील ने उसका हाथ झटका और कमरे से बाहर दृष्टि के कमरे की तरफ चला गया। तान्या भी उसके पीछे पीछे वहीं आ गई। नील कमरे में आया तो कमरा बिल्कुल ठीक था। नील ने दृष्टि को पूरे कमरे में देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। उसने अलमारी में चेक किया तो वहाँ पर दृष्टि का एक भी सामान नहीं था। कपड़ों के साथ साथ पूरी ज्वेलरी भी गायब थी। नील ने ड्रेसिंग में देखा तो वहाँ से भी सारी ज्वेलरी गायब थी। आखिर तुम भी वैसी ही निकली जैसी हर लड़की होती है, सिर्फ और सिर्फ मतलब परस्त और पैसों की लालची। मोहब्बत की तो कोई कद्र नहीं होती तुम जैसी लड़कियों को, बस खेल खेलती हो और जब एक खिलौने से मन भर जाए तो अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकती हो। कहते हुए उसने एक वास उठाकर आईने पर दे मारा। तड़ाक की आवाज़ के साथ वो पीला शीशा टूट गया। नील संभालो खुद को, कहते हुए तान्या आगे बढ़ी और उसे कंधे से पकड़ लिया। मुझे पता था कि मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं, पर फिर भी मैं इस रास्ते पर चला। मेरा दिमाग मुझसे कहता रह गया कि मैं उसे नहीं करनी किसी से मोहब्बत, उसे किसी को अपनी आदत नहीं बनाना, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। कर बैठा वो गलती जो सिर्फ गलती नहीं गुनाह बन गया। मैंने कहा था उससे कि अगर मुझे छोड़कर गई तो जी नहीं पाऊंगा उसके बिना, लेकिन फिर भी मुझे एक पल में छोड़कर चली गई। मुझसे मेरी मुस्कान छीन कर मुझे लोगों के बीच हंसी का पात्र बना गई। पर गलती मेरी ही है, उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। अगर पहले ही अपने एहसासों को नकार देता तो आज इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अरे जब मेरे माँ बाप ही मेरे नहीं हुए तो ये मोहब्बत भी क्या साथ निभाती। नील ने उन टूटे हुए आईनों के टुकड़ों में अपने बिखरे हुए अक्स को देखते हुए कहा, लेकिन मैं भी नील मल्होत्रा हूँ। इन छोटे मोटे तूफानों से खेलना मेरा रोज का काम है। किसी के जाने से ना मेरी ज़िंदगी पहले रुकी थी और ना ही अब रुकेगी। नील मल्होत्रा को सबसे प्यारा उसका रुतबा है और कोई भी उसके रुतबे को उससे छीन नहीं सकता। नील ने गुस्से से कांपते हुए कहा और फिर तान्या की तरफ मुड़ गया और बोला, मुझसे शादी करोगी? तान्या की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी से झूमना चाहती थी लेकिन इस वक्त वो पॉसिबल नहीं था। बताओ शादी करेगी मुझसे? नील ने उसे चुप देख दोबारा पूछा। नील ने पीछे मुड़कर उसे देखा। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। तुम ये मत समझना कि ये शादी मैं हालातों का फ़ायदा उठाकर कर रही हूँ। तुम जानते हो कि हमेशा से मैंने तुम्हें चाहा है, तुमसे शादी करनी चाहिए है। मेरे लिए आज भी तुम्हारे दिल में वही फीलिंग्स है, इसलिए मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे नाम और तुम्हारी इज्जत की परवाह है, और मैं किसी को भी इसकी धज्जियाँ उड़ाते नहीं देख सकती। उसने नील की तरफ देखते हुए कहा। तान्या नील को भड़काने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। उसकी बात सुनकर नील फीका सा मुस्कुरा दिया। उसने किसी को फ़ोन किया और सेम वही लहंगा जो दृष्टि पहनने वाली थी भिजवाने के लिए कहा। अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास सारा सामान पहुंच जाएगा। याद रहे किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि दुल्हन के जोड़े में तुम हो। शादी होते ही मैं खुद सबको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात हम दोनों में रहनी चाहिए। उसने तान्या को देखते हुए कहा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल गंभीर था। ठीक है, लेकिन शादी होते ही तुम्हें हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंस करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझ पर उंगली उठाए कि मैंने दृष्टि की जगह ले ली। तान्या ने भी नील की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे कब क्या करना है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। 1 घंटे बाद मंडप में तैयार होकर पहुँच जाना, और याद रहे ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। नील ने कहा और तेज कदमों से उस कमरे से बाहर आ गया। पीछे तान्या उस कमरे में गोल गोल घूम रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो पागलों की तरह हंस रही थी। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पर।
मेरे एक ही वार में तुम दोनों की मोहब्बत का खूबसूरत आशियाना पूरी तरह से बिखर गया। तान्या ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अब नील भी मेरा और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी। मैंने कहा था ना कि तान्या जो चाहती है वो पाकर ही रहती है। पा लिया मैंने नील को। हार गई तुम दृष्टि, तुम हार गई। तुम्हें तुम्हारी हार हुई मोहब्बत मुबारक हो। काश मेरे और नील की शादी तुम भी देख पाती तो उस वक्त तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिलता, मैं बता भी नहीं सकती। मैं जीत गई तुमसे और तुम हार गई। ये बोलकर वो पागलों की तरह अपनी खुशी में हंस रही थी और झूम रही थी। नील गुस्से में जलते हुए अपने कमरे में आया और किसी को फ़ोन मिलाने लगा। करीबन 10 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें खेल खेलने का, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि खेल होता क्या है। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा और अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया। एक अंधेरे से भरा हुआ कमरा जिसमें बीचों बीच एक बेड था और उस बेड पर कोई लेटा हुआ था। करीब जाने से पता चल रहा था कि शायद वो कोई लड़की है और उसने इस वक्त दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसमें थोड़ी सी रोशनी बिखर गई। एक शख्स अपने भारी कदमों से उस कमरे में आया और उस बेड की तरफ बढ़ गया। उस मध्यम सी रोशनी में भी उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि दृष्टि थी, जो इस वक्त बिल्कुल बेहोश थी। उसकी आंखें बंद थी और शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। वो शख्स उसके करीब आया और उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगा। तुम जानती हो जो नशा तुम में है वो इस दुनिया की किसी शराब या ड्रग्स में नहीं। तुम्हारे पास आकर तुम्हें छूकर अब मुझे किसी और नशे की तलब ही नहीं रही। बस तुम्हारे होठों को पीकर अपनी प्यास बुझाने का मन कर रहा है। उस शख्स ने अपनी कांपती उंगलियों से दृष्टि के होठों को छूते हुए कहा, बहुत कुछ किया है मैंने तुम्हें पाने के लिए और अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूँगा। मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। बहुत जल्द ही हम ये देश छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जानता हूँ जब तुम होश में आओगी तो तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस नील की यादें तुम्हें मेरे साथ रहने नहीं देंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेहद मुश्किलों से मैंने तुम्हें पाया है। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा जब तक तुम पूरी तरह से मेरी नहीं हो जाती। तुम उन दवाइयों के असर में ही रहोगी। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से वो सारा वक्त धुंधला पड़ जाएगा जो तुमने नील के साथ बिताया था। तब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, इस वीर सूर्यवंशी से। अब तुम्हारा ये जिस्म और तुम पूरी तरह से मेरी हो। हम दोनों को मिलने से अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ से जाने से पहले उस नील मल्होत्रा को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ हिसाब है जो उसे चुकाने ही पड़ेंगे। जा रहा हूँ उससे आखिरी मुलाकात करने, अपना सारा हिसाब पूरा करने, उसकी आंखों में वो दर्द देखने जो उसे तुम्हें मेरे साथ देखकर महसूस होगा। तड़प उठेगा वो जब तुम्हें मेरे बिस्तर पर देखेगा और उसकी तड़प मेरे इस जलते दिल को करार देगी। बहुत जल्द तुम्हारे पास आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। उसने दृष्टि के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा और उस कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही उस कमरे में फिर से अंधेरे ने अपने पैर पसार लिए। नील मंडप में बैठा हुआ था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उनके मंडप के साथ ही एक और मंडप लगा हुआ था जिसमें आदि और नैना की शादी होनी थी। नैना भी मंडप में ही आ चुकी थी, बस अब दृष्टि का इंतजार था। तभी वंदना के साथ तान्या भी वहां पर आई। घूंघट होने के कारण किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि घूंघट के पीछे कौन है। रंजना जी तान्या की तरफ बढ़ी और उसे लाकर नील के साथ मंडप में बिठा दिया। तान्या को मंडप में देख वंदना के चेहरे पर इस वक्त एक सातिर मुस्कान तैर रही थी। एक शख्स गाड़ी में बैठा अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था। उस पर दृष्टि की लाइव फुटेज चल रही थी। दृष्टि अभी भी बेहोशी की अवस्था में बेड पर लेटी हुई थी। वो इंसान गाड़ी में बैठा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था और इंतज़ार कर रहा था नील और तान्या की शादी होने का। दोनों ही जोड़ियां मंडप में बैठी थी और पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए थे। दोनों जोड़ियों की शादी इकट्ठी ही हो रही थी। सबसे पहले फेरों की रस्म हुई और उसके बाद सिंदूरदान और मंगलसूत्र की रस्में हुई। सब लोग उन पर फूलों की वर्षा किए जा रहे थे। शादी संपन्न हुई। जैसे ही पंडित जी ने कहा तो दोनों जोड़ियां अपनी अपनी जगह से उठ गईं। तुम्हें पता है ना आज तुम्हें क्या करना है? तान्या ने घूंघट के अंदर से पूछा।
नील मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह से जानता है उसे कब क्या करना है, नील ने कहा और अपना चेहरा उतारकर साइड में रख दिया और तान्या का हाथ पकड़कर मंडप में से खड़ा हो गया। अभी उन दोनों ने एक कदम ही बढ़ाया था कि एक साइड में से किसी की तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। वो शख्स धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसकी तालियों की आवाज़ वहाँ सब तरफ गूंज रही थी। सब ने उस तरफ देखा तो वहाँ एक शख्स ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में, थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर गंभीरता लेकिन नसीली आंखें। वो इंसान अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटक कर अंदर आया। वो अभी तक तालियां बजा रहा था। उसे देखकर वंदना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। अब आएगा मजा, अब शुरू होगा फुल पैसा वसूल शो, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसने उस शख्स को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया, कांग्रेचुलेसन नील मल्होत्रा, तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। उस शख्स ने हॉल के बीचों बीच खड़े नील को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम मेरे मेहमान तो हो नहीं, फिर इस तरह अंदर आने का मतलब? नील ने उस शख्स को देखते हुए सवाल किया। तुम मुझे बेशक नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तुम्हारा शुभ चिंतक ही हूँ, इसलिए तो तुम्हारी शादी की बधाई देने तुम्हारे बिना बुलाए भी आ गया। उस शख्स ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई उस शख्स को ऐसे बात करते देख हैरान था। आदि और नैना भी अभी तक अपनी जगह पर ही खड़े उसे देख रहे थे। तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन अफसोस, तुम्हारी शादी तो हुई लेकिन तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली। तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान तो अधूरी रह गई। उस शख्स ने व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराकर नील की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जो भी हो, अगर फ्री का खाना खाने के लिए आए हो तो खाओ और चलते बनो। नील ने एटीट्यूड से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये इंसान और इसकी बातों का क्या मतलब है? राजेंद्र जी ने नील को देखते हुए पूछा। सारे मेहमान भी उन्हें ऐसे बातें करते देख खुसुर फुसुर करने में लग गए। अरे ये आप लोगों को क्या बताएगा? मैं बताता हूँ आप सबको कि जैसा आप सब लोग सोच रहे हैं वैसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप सब लोग नील और दृष्टि की शादी में शामिल हुए हैं तो आप सब लोगों को बता दूं कि नील की शादी तो दृष्टि से हुई ही नहीं है। दृष्टि तो इसे छोड़कर कब की यहाँ से चली गई। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारी बकवास सुनने में यहाँ पर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। अपना ये तमाशा बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नील ने उसकी बात काटते हुए कहा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, अभी इसी वक्त एक शख्स को यहाँ से लेकर बाहर निकलो। नील ने वहाँ पर सिक्योरिटी के आदमियों को चिल्लाकर बुलाते हुए कहा, पहले मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? आज तुम्हारी शादी दृष्टि से नहीं हुई है तो किससे हुई है और दृष्टि कहाँ है? अब रंजना जी ने सवाल किया। उस शख्स की बात सुनकर उन्हें चिंता होने लगी थी कि कहीं उसकी बातों में कोई सच्चाई तो नहीं है। मैं बाद में आपको सब कुछ समझा दूंगा माँ, लेकिन फ़िलहाल मुझसे कुछ भी मत पूछिए। नील ने रंजना जी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? इस शख्स को पकड़ो और यहाँ से बाहर निकालो। नील ने अब सिक्योरिटी की तरफ देखते हुए कहा, चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट तो दे दूं। कहते हुए वो शख्स नील के करीब आया और अपने फ़ोन की स्क्रीन को नील के आगे कर दिया। नील ने उस स्क्रीन को देखा। उसमें एक कमरे की लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन बेड पर लेटी हुई लड़की साफ दिख रही थी। नील ने गौर से देखा तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दृष्टि ही थी, लेकिन उसे देखकर भी नील के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसका चेहरा गंभीर ही रहा। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट? उस शख्स ने नील की तरफ टेढ़ा देखते हुए कहा। उम्मीद है पसंद आया होगा। मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत जल्द मैं अपनी पसंद को अपनी बीबी भी बनाने वाला हूँ। उस शख्स ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? जब जानते हो कि मेरी शादी किससे हुई है तो यहाँ तमाशा करने का क्या मतलब? नील ने अब सीरियस होकर उससे सवाल पूछा। यहाँ सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और आपस में बातें बनाने में लगे थे। रंजना जी और राजेंद्र जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मैं वो हूँ जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूँ और आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन भी लिया। तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी हो चुकी है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, शोहरत भी। कितने बड़े बेवकूफ़ हो ना तुम।
इतनी मेहनत से और अपना खून पसीना बहाकर तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और फिर एक लड़की को दिल दे बैठे और सारा कुछ उसके नाम पर कर दिया। और देखो आज ना ही वो लड़की तुम्हारे पास है और ना ही अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रही, सब कुछ मेरा हो गया। सब कुछ इस वीर सूर्यवंशी का हो गया। उसने अपने चेहरे पर घृणा और नफरत के भाव लाकर अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी हालत फिर से भिखमंगों वाली हो गई। अब तुम यहाँ फिर से अपना खून पसीना बहाना और मैं दृष्टि के साथ यहाँ से बहुत दूर अपनी हसीन जिंदगी जीऊँगा, जब वो हर रोज़ मेरी बाहों में होगी। मेरा हर दिन हर रात उसके साथ बीतेगी। कहते हुए वीर फिर से हंसने लगा। नील अपनी जगह पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां कसती ही जा रही थी और चेहरे की नसें उभरने लगी। उसका दिल कर रहा था कि अभी उस शख्स का मुंह तोड़ दे। उसे इस तरह देख वीर को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट काबिज थी। चलो चलता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे, अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। कहते हुए वीर मुड़ा और अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उस पूरे हाल में नील की आवाज़ गूंज गई। रुको। उसकी आवाज़ पर वीर रुका और पलटकर नील को देखने लगा। पहले जिस चेहरे पर परेशानी और तनाव झलक रहा था, अब उस पर सिर्फ और सिर्फ गंभीरता थी। नील मल्होत्रा किसी का भी एहसान नहीं रखता। उसे आदत है सबसे हिसाब बराबर रखने की। कुछ चीज़ें तुमने मुझे दिखाई तो अब मेरा भी हक बनता है कि कुछ चीज़ें मैं भी तुम्हें दिखाऊं नहीं, एक्चुअली तुम्हें किसी से मिलवाऊं, क्योंकि तुम्हें जिससे मिलवाने की मैं बात कर रहा हूँ उसका दीदार करने को तो मैं भी बहुत बेसब्र हूँ। कहते हुए उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान तैर गई। वीर ने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखे तो थोड़ा सोच में पड़ गया। बाकी सब भी हैरानी से नील को देखे जा रहे थे। सारे परिवार वाले तो परेशान हो रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नील ने मुस्कुराते हुए वीर को देखा और फिर तान्या की तरफ पलटकर उसका घूंघट उठा दिया और बोला, मिलो इनसे, ये है मेरी वाइफ मिसेस दृष्टि नील मल्होत्रा। घूंघट उठते ही वीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच दी हो। वहीं वंदना तो एकदम शौक में ही चली गई। उसे तो ऐसा सदमा लगा कि उसका सिर चकराने लगा। गिरती बची घूंघट के नीचे तान्या नहीं बल्कि दृष्टि थी। दुल्हन का श्रृंगार और चेहरे पर झलक रही खुशी उसके चेहरे का नूर देखते ही बनता था। वो नील की तरफ देखकर मुस्कुराई तो नील को ऐसे महसूस हुआ जैसे हवाओं में कोई अमृत सा घुल गया हो। गुलाबी गाल जो घूंघट में रहने की वजह से बिल्कुल लाल हो गए थे। घूंघट उठते ही उसने अपने होठों को गोल कर एक गहरी सांस छोड़ी और अगले ही पल नील के सीने से कसकर लग गई। आई एम सो हैप्पी, या फाइनली हम दोनों की शादी हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो खुशी से चहकते हुए बोली। नील ने भी उसे यकीन दिलाने के लिए उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। दृष्टि को देख बाकी सबने भी राहत की सांस ली। वीर गुस्से से लाल हुआ उन दोनों को ही देख रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और चेहरे की नसें उभर गई थी। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली। ये नहीं हो सकता। दृष्टि इस वक्त मेरे कब्जे में है, वो तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। वीर ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ध्यान से देख अपने कैमरे को, कहीं लाइव चल भी रहे हैं या तेरे दिमाग की तरह एक जगह पर रुक गए हैं। अब नील ने उसे देखकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। वो शख्स पागलों की तरह अपना फ़ोन चेक करने लगा। उसका लाल चेहरा पीला पड़ गया था। अपनी हार से बौखलाने लगा था वो। मैं नहीं जानता तू कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तू इंसान चाहे जैसा भी हो, दुश्मन तो बड़ा बेकार है। क्योंकि जो असल दुश्मन होता है वो कायरों की तरह पीठ पीछे किसी लड़की को अपना हथियार बनाकर वार नहीं करता। मर्दों की तरह सीना ठोक कर आगे से लड़ाई लड़ना जानते हैं। वीर गुस्से से फुफकारते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। नील ने उसे अपने करीब आते देख दृष्टि को अपने पीछे कर लिया। वीर ने अपना हाथ नील की तरफ बढ़ाया, लेकिन नील ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर रोक लिया। सबसे पहले तो मैं तेरी सोच को सलामी देना चाहूँगा। तूने आखिर सोच कैसे लिया कि तू नील मल्होत्रा की सियासत में घुसकर उसकी सियासत पर कब्जा पा लेगा और उसे पता तक नहीं चलेगा। नील ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, और दूसरी बात, जिसे तूने अपना हथियार बनाना चाहा, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू उसे मेरे खिलाफ यूज करेगा और मुझे भनक भी नहीं लगेगी।
वो बीबी है मेरी और उससे भी बढ़कर मोहब्बत है मेरी। उसके आसपास चलने वाली हवा भी मेरी मर्जी से चलती है, तो तुझ जैसे गली के कुत्ते को उसके पास भटकने भी कैसे दे सकता हूँ मैं। एक बार उसे खोकर पाया है मैंने, दूसरी बार रिस्क लेने का तो सोच भी नहीं सकता मैं। तूने एक जाल बिछाया और सोचकर बैठ गया कि मैं उसी में फंस जाऊंगा और तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। वाह रे तेरी सोच, कहते हुए उसने उसका हाथ झटक दिया। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, मैं तुझसे हार नहीं सकता। ये लड़की दृष्टि हो ही नहीं सकती, वो तो इस वक्त मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर। अभी वो बोल ही रही था कि नील आगे बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा जड़ दिया। तमीज़ से बात कर उसके बारे में, अपनी बीवी के बारे में एक भी गलत लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। नील ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा। आदि और राजेंद्र जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ गए। छोड़िए नील उसे, दृष्टि ने भी उसे रोकना चाहा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे बारे में इतना घटिया बोलने की। नील ने अभी भी उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था। वीर उसकी पकड़ में छटपटा रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपनी गर्दन को उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं करवा पा रहा था। तभी तान्या वहाँ पर भागी भागी आई। नील को देखकर वो उसके पास भाग कर आई और उससे बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? छोड़ो इसे और चलो पहले हम शादी करते हैं। उसके कपड़े और बाल पूरे बिखरे हुए थे। राजेंद्र जी और आदिश ने मिलकर नील को वीर से दूर किया था। वीर गुस्से में तान्या की तरफ बढ़ा और बाल पकड़कर बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना काम ढंग से करती तो ऐसा कुछ नहीं होता, आज जीत मेरी होती। नील ने दया भाव से कहा, औरत को अपना हथियार बनाने वाला अपनी हार का ठीकरा भी औरत के सिर पर ही मर रहा है। नील ने उसे देखते हुए कहा और बोला, लानत है तुझ पर और तेरी सोच पर। तान्या ने उसे धक्का देकर दूर किया और जल्दी से दृष्टि की तरफ बढ़ गई। उसने दृष्टि की गर्दन को पकड़ लिया और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नील की ज़िंदगी में नहीं आती तो नील कब का मेरा हो चुका होता। आज मैं मिसेस मल्होत्रा होती, सारी दुनिया मेरे कदमों में होती। तुमने मेरे नील को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नील उसे यूं देखकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन दृष्टि ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर खुद को तान्या की पकड़ से छुड़ा लिया। उसने तान्या के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़े और अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोर का एक तमाचा मारा। एक के बाद एक दृष्टि ने लगातार उसके मुंह पर 2-3 तमाचे जड़ दिए और गुस्से से उसे घूरती हुई बोली, कुछ नहीं छीना है मैंने तुमसे। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि नील सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे, लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में कोई बात इतनी आसानी से नहीं घुसती। लेकिन अब तुम्हारी ये पागलपंथी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं है वो तुम्हारा, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ तान्या का। तान्या ने फिर से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहा। वो बिल्कुल अपने होश में नहीं थी और पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। तुम खुद उसे छोड़कर गई थी, तुमने देखा था ना उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया। तो फिर अब क्या लेने वापस आई हो? जाओ, बहुत दूर चली जाओ हम दोनों से। वो बेकाबू होकर अपना कच्चा चिट्ठा खुद ही खोले जा रही थी। इस बार नील से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और तान्या को धक्का देकर दृष्टि से दूर कर दिया। उसने दृष्टि को अपने पीछे किया और तान्या की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, अब अगर तुमने एक कदम भी मेरी दृष्टि की तरफ बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। मुझे मजबूर मत करो अपना वो रूप दिखाने के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। इस वक्त नील गुस्से से कांप रहा था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट की वजह से मुझे ये कहानी कंटिन्यू करनी पड़ी। मेरे लिए मेरे हर एक व्यूअर का कमेंट बहुत मायने रखता है, लेकिन कहानी पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप लोग कहानी जैसे ही अपलोड हो रही है बहुत सारे लाइक और कमेंट करिए, हो सकता है व्यूज़ कुछ बढ़ जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर कहानियों की तरह आप लोग इस कहानी को भी अपना प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।